नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल फेजेस। अब सेल साइकिल फेजेस होते क्या हैं? ये हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं दैट कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मतलब ये इंश्योर कराते हैं कि जो सेल साइकिल है उसे G1 फेज़ से S फेज़ में जाना चाहिए या नहीं, या उसे S फेज़ से G2 फेज़ में जाना चाहिए या नहीं, या डिफरेंट एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कन्वर्ट जब एक होता है तो ये दरमियान में चेक पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद दिस प्रोसेस इज़ रेगुलेटेड बाय साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं। साइक्लिन्स होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, और तीसरे हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। एक हमारे पास होता है एम फेज़ या माइटोटिक फेज़। ये जो एम फेज़ होता है ये शॉर्टेस्ट फेज़ ऑफ सेल साइकिल होता है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसके 4 फेजेज़ हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। फिर आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास है जो G1 फेज़ होता है, इसकी वेरिएबल ड्यूरेशन होती है। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें G1 फेज़ बहुत छोटा होता है, जो स्टेबल सेल्स होते हैं उनके अंदर G1 सेल जो फेज़ है वो बहुत लंबा होता है। अब हमारे पास आते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं? अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिन क्या करते हैं। साइक्लिन जो होते हैं ये हमारे पास इनएक्टिवेट व्हेन नॉट बाउंड टू साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अगर साइक्लिन के साथ जुड़े हुए ना हों तो ये इनएक्टिव होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आपस में मिल गए हैं। अब क्या होगा? साइक्लिन्स आर फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन। ये फेज स्पेसिफिक है और ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती है दैट एक्टिवेट। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं साइक्लिन को, और साइक्लिन जाके एक्टिवेट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। उसके बाद साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स जाके क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करवाता है अदर प्रोटीन्स को, जैसा कि रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा भी हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ये जाके जब इसको एक्टिवेट करवाएगा ये कोऑर्डिनेट करेगा इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन। दिस कॉम्प्लेक्स किसी किसी जगह पे ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा। जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा तो ये क्या कराएगा, रेटिनोब्लास्टोमा को एक्टिवेट करेगा, और कहीं कहीं जाके ये कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल में कहीं कहीं इनएक्टिवेट होगा। जहाँ इसकी एक्टिवेट होने की ज़रूरत होगी वहाँ एक्टिव होगा, जहाँ इनएक्टिव होने की ज़रूरत होगी वहाँ ये इनएक्टिव होगा। फिर हमारे पास आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में हमारे पास सबसे पहले आता है P53 जीन। P53 जीन का काम क्या होता है, ये जाके P21 की इंडक्शन करवाता है। P21 जाके क्या करवाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करेगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जब इनहिबिट होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा की हाइपोफॉस्फोराइलेशन होगी। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर मतलब फॉस्फेट कम, हाइपो फॉस्फेट जब नहीं होता रेटिनोब्लास्टोमा में तभी वो एक्टिव होता है। अब जब रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिव होगा तो ये G1 को S फेज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब सेल की डिवीजन को रोकेगा। तो इस तरह P53 और RB जीन दोनों क्या हुए, ट्यूमर सप्रेसर हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल की प्रोलिफरेशन को रोका, G1 को S फेज होने से मना किया। अगर तो म्यूटेशन आ जाए इन ट्यूमर सप्रेसर जीन कैन रिजल्ट इन अनरिस्ट्रेन्ड सेल डिवीजन, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती है, और ये किस में होता है, ली फ्रोमेनी सिंड्रोम में होता है। फिर हमारे पास आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स में आता है हमारे पास इंसुलिन आता है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर आता है, एरिथ्रोपोइटिन आता है, और हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, ये उसका उलट है। इन्होंने सेल की प्रोलिफरेशन करवानी है, ये जाके बाइंड करेंगे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के साथ टू ट्रांजिशन द सेल फ्रॉम G1 फेज टू S फेज, और इसे G1 फेज से S फेज में कन्वर्ट करवाएंगे। फिर हमारे पास है सेल की 3 टाइप्स होती हैं। एक सेल होते हैं हमारे पास परमानेंट, एक होते हैं स्टेबल, और एक होते हैं लिबाइल। परमानेंट सेल्स वो होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए G0 फेज में रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चले जाते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, और जो नए बनेंगे वो स्टेम सेल से जाके नए बनते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे न्यूरॉन्स, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और RBCs। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल से बनते हैं, एक की डिवीजन से दूसरा नहीं बनता। फिर हमारे पास है स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स जो हैं ये G0 फेज से G1 फेज में, मतलब डिवीजन वाले फेज में आ गए हैं। जब ये इसके एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले देखने लीवर, किडनी, हिपैटोसाइट्स और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
फिर आएगा लिम्फोसाइट्स और पेरीऑस्टियल सेल्स। फिर तीसरी टाइप है हमारे पास लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स वो हैं जो कभी भी नॉन डिवाइडिंग फेज में नहीं जाएंगे, हमेशा डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड रैपिडली। जो चीज़ रैपिडली डिवाइडिंग होती है उसके अंदर G1 फेज बहुत शॉर्ट होता है और ये मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी। ये जो हमारे पास लेबाइल हैं ये सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी से इफेक्ट होंगे क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। और इसकी एग्जांपल में हमें पता है हमारे स्किन के सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं, हमारे हेयर के सेल्स हो गए, उसके बाद जर्म सेल्स हैं, गट एपिथेलियम है और बोन मैरो है। अब इस डायग्राम को अगर हम एक दफ़ा देखें तो जो हमारा जब भी डीएनए डैमेज होगा तो P53 स्टिमुलेट होगा। P53 क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये जाके क्या करेगा, मतलब सेल को वहीं पे उसका क्या करवा देगा, सेल का एपोप्टोसिस करवा देगा और सेल डेथ करवा देगा। उसके बाद हमारे पास आता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की प्रोटीन है E6 और जो ली फ्रोमेनी सिंड्रोम है। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, P53 के अंदर म्यूटेशन आती है। जब P53 में म्यूटेशन आएगी तो सेल की क्या होगी, ट्यूमर सप्रेस नहीं होगी बल्कि क्या होगा, रैपिडली वो डिवाइड करते रहेंगे और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। P53 का हमने अभी पढ़ा था वो P21 को इंड्यूस करवाएगी। P21 क्या करवाता था, CDK की इनहिबिशन करवाता है। उसके बाद जो रेटिनोब्लास्टोमा है उसकी क्या होगी, हाइपोफॉस्फोराइलेशन होगी। अब ये देखें, ये रेटिनोब्लास्टोमा यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है इसकी तो ये इनएक्टिव है। जब ये हाइपोफॉस्फोराइलेट होगा तब ये एक्टिव होगा। अब रेटिनोब्लास्टोमा क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा E2F के साथ मिलेगा। E2F क्या है, E2F हमारे पास फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और जब भी हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा और E2F आपस में मिलेंगे, दिस बाइंडिंग कीप्स E2F इनएक्टिव, तो ये E2F को इनएक्टिव रखेगा। प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एस फेज जीन्स। एस फेज यानी डिवाइडिंग फेज के अंदर जो जीन्स हमें चाहिए थे वो नहीं होंगे, तो सेल हमेशा G1 फेज में रहेगा। लेकिन अगर रेटिनोब्लास्टोमा जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है या वो इनएक्टिव हो जाएगा तो E2F क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड प्रोग्रेशन टू एस फेज। एस फेज के अंदर सारे के सारे सेल्स G1 फेज से एस फेज में चले जाएंगे और सेल्स की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगी और सेल्स हमारे पास कैंसर वाली फेज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है, अब G1 फेज को रेगुलेट कौन कर रहा है, ये देख लें यहाँ पे G1 फेज को रेगुलेट कर रहा है हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा और P53 जीन। G2 फेज में क्या होता है, डीएनए जो डैमेज्ड है वो रिपेयर होगा और एस फेज में स्पिंडल की असेंबली होती है। यहाँ से एक बार देख लें, जो G1 फेज है ये हमारे पास प्री सिंथेटिक फेज होता है। G1 फेज में सेल का साइज ज़्यादा होता है, सेल RNA बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेलिज बनाता है और ये हमारे पास रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में बहुत छोटा होता है और लॉन्ग होता है G1 फेज स्टेबल सेल्स के अंदर। एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। G2 फेज में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एस फेज को कौन सी ड्रग्स इनहिबिट करेंगी, एंटी मेटाबोलाइट। G2 फेज को ब्लियोमाइसिन इनहिबिट कर देगी। M फेज को विनका अल्कलॉइड्स इनहिबिट कर देंगी और P53 में म्यूटेशन आएगी तो ली फ्रोमेनी सिंड्रोम होगा और RB में म्यूटेशन आएगी तो रेटिनोब्लास्टोमा या ऑस्टियोसार्कोमा होगा।